कभी आसमान में फाइटर जेट की गड़गड़ाहट सुनी है और सोचा है कि आखिर इतनी जबरदस्त रफ्तार ये आती कहां से है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक पावरफुल इंजन में नहीं है, बल्कि हवा के बर्ताव में, उसके व्यवहार में छिपा है। और यही है गैस डायनामिक्स, हाई स्पीड उड़ान के वो नियम जिन्हें आज हम समझने वाले हैं। तो इस रफ्तार का राज क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत है? नहीं, असली खेल तो फिजिक्स का है। ये समझना कि जब कोई भी चीज आवाज की रफ्तार के पास पहुंचती है तो हवा के नियम वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये बिल्कुल एक अलग ही गेम है और आज हम इन्हीं नियमों को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हवा का खेल। यहां हम ये समझेंगे कि हाई स्पीड पर हवा का बर्ताव धीमी रफ्तार से इतना अलग क्यों होता है। अच्छा, इसको ना शहर के ट्रैफिक की तरह सोचिए। जब स्पीड कम होती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स वो कारों की तरह है, उनके बीच काफी जगह होती है, आराम से चलती हैं। लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो ये एक तेज रफ्तार हाईवे जैसा हो जाता है। और अगर कोई अचानक ब्रेक लगा दे तो क्या होता है? सारी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे जमा हो जाती है ना। बस हाई स्पीड एयर फ्लो में भी यही होता है। मॉलिक्यूल्स एक साथ चिपक जाते हैं और हवा का घनत्व यानी उसकी डेंसिटी बदलने लगती है। इसी को हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? कि हाई स्पीड पर हवा दब सकती है, उसकी डेंसिटी बदल सकती है। ये गैस डायनामिक्स का पहला और सबसे जरूरी नियम है। और पता है, यही वजह है कि एक सामान्य हवाई जहाज के पंख और एक सुपरसोनिक जेट के पंख इतने अलग दिखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गैस की डेंसिटी किस पॉइंट पर उसके फ्लो के लिए मायने रखने लगती है। तो जब हम ये जानते हैं कि हवा का बर्ताव बदलता है तो इंजीनियर्स इसे समझने की शुरुआत कहां से करते हैं? वो एक आदर्श मतलब एक परफेक्ट सिनारियो से शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आदर्श फ्लो आखिर है क्या। आइसेंट्रोपिक फ्लो की कल्पना एक एकदम परफेक्ट मक्खन जैसे चिकने एक्सप्रेसवे के तौर पर कीजिए। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई गड्ढे और ना ही कोई खराब मौसम। गैस बिना किसी एनर्जी लॉस के सबसे कुशल तरीके से बहती है। हाँ, असल दुनिया में ये कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह एक बहुत जरूरी बेसलाइन है जिसे इंजीनियर्स डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस आदर्श बहाव के दिल में एक बहुत ही जरूरी मैथमेटिकल रिलेशन है। ये इक्वेशन PV गैमा बराबर कांस्टेंट ये दिखाता है कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, प्रेशर वॉल्यूम की गेम हमेशा कांस्टेंट है। यही वो इक्वेशन है जो हमें जेट नोजल के अंदर होने वाले बदलावों को कैलकुलेट करने में मदद करता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक आदर्श यानी आइसेंट्रोपिक फ्लो में ना तो बाहर से कोई गर्मी आती है और ना ही घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी बर्बाद होती है। इसीलिए सिस्टम की एंट्रोपी मतलब उसकी अंदरूनी अव्यवस्था एकदम स्थिर रहती है, बदलती नहीं। तो किसी फ्लो को आइसेंट्रोपिक माने जाने के लिए कौन सी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि हम एक चलती हुई गैस की कुल ऊर्जा को मापते कैसे हैं। हमारा अगला सेक्शन है गैस की पूरी ताकत। यहां हम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसे एक तेज गेंदबाज की क्रिकेट बॉल की तरह सोचें। जब बॉल हवा में होती है तो उसकी जो रफ्तार है वो उसकी स्टैटिक स्थिति है, लेकिन जब वो बल्ले से टकराकर एक पल के लिए रुकती है तो वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर और टेम्परेचर में बदल देती है। वो जो पीक एनर्जी होती है ना, वही उसकी स्टैग्नेशन स्थिति है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जेट इंजन के अंदर हवा की टोटल एनर्जी को मापने के लिए यही स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज काम आती हैं। ये हमें बताती हैं कि सिस्टम में असल में कितनी एनर्जी मौजूद है। तो स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर में क्या फर्क है? अब हम पहुंच रहे हैं अपने क्लाइमैक्स पर। एक सिस्टम के अंदर स्पीड की आखिरी लिमिट क्या है और जब हम उस तक पहुंचते हैं तो होता क्या है। सेक्शन 4, रफ्तार की सीमा, मैक 1। गैस डायनामिक्स में सबसे जरूरी नंबर है मैक नंबर। ये बस आपकी रफ्तार की तुलना आवाज की रफ्तार से करता है। अगर मैक 1 से कम है तो आप सबसोनिक हैं, अगर ये 1 से ज्यादा है तो आप सुपरसोनिक हैं। और फिर आता है मैक 1। ये वो जादुई पल है जब फ्लो की रफ्तार आवाज की रफ्तार के ठीक बराबर हो जाती है। इसे सोनिक फ्लो कहते हैं। ये एक बहुत जरूरी बाउंड्री है, एक दीवार जिसे तोड़ने पर सब कुछ बदल जाता है। और ये हमें चोक्ड फ्लो के कॉन्सेप्ट पर लाता है। सोचिए, त्योहारों की भीड़ है और एक टोल प्लाजा है। एक लिमिट होती है कि एक बार में कितनी गाड़ियां वहां से गुजर सकती हैं। नोजल के सबसे संकरे हिस्से, जिसे थ्रोट कहते हैं, में भी ठीक यही होता है। जब फ्लो मैक 1 पर पहुंचता है तो वो चोक हो जाता है।
आप उससे ज़्यादा हवा अंदर नहीं धकेल सकते, और यही वो चाबी है जो फ्लो को सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाने में मदद करती है। तो जब एक नोजर में फ्लो चोक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। आइए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। सेक्शन 5, सीख और भविष्य। आइए जल्दी से एक रिकैप करते हैं। हाई स्पीड फ्लो एक ट्रैफिक जाम की तरह है जहां हवा दब जाती है। यह है कंप्रेसिबल फ्लो। आदर्श बिना घर्षण वाला फ्लो एक परफेक्ट हाईवे जैसा है, यानी आइसेंट्रोपिक फ्लो। जब चलती हुई गैस रुकती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्रिकेट बॉल का इम्पैक्ट। और फ्लो की अधिकतम सीमा मैक 1 एक व्यस्त टोल प्लाजा की तरह है, यानी चोक्ड फ्लो। अंत में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि गैस के लिए ये ट्रैफिक नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये उन इंजनों को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी हैं जो हमें दुनिया भर में ले जाते हैं, और उन रॉकेट्स के लिए जो हमें सितारों तक ले जाएंगे। इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी को बनाने के बारे में है जो हमारे भविष्य को मुमकिन बनाएगी। तो अगली बार जब आप आसमान में किसी जेट को गरजते हुए देखें तो याद रखिएगा कि उस रफ्तार के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिजिक्स छुपी है जो हम सबके समझने का इंतजार कर रही है।